सो हमसे स्लोप पूछा है, इसमें कर्व देख के हमें बताना है, स्लोप और यील्ड स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, सो जो कर्व हमें गिवन है वो इस तरह का कर्व गिवन। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्लोप होता है ना। यंग्स मॉडुलस बताना है इसका, वो क्या होता है? इसका स्लोप। इधर स्ट्रेस लिखा हुआ है और इधर स्ट्रेन लिखा हुआ है, तो इसका स्लोप क्या आएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वो क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। समझ में आया? तो इसका स्लोप निकालो थीटा, ये वैल्यूज गिवन है ना आपको, ये सारी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो किसी भी एक वैल्यू पर आकर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके स्लोप निकाल लो। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, बताया था ना हमने, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, उस ग्राफ का स्लोप क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। तो स्लोप निकालना है बस आपको। समझ में आया? यस सर। एंड देन पूछा अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड पॉइंट क्या होती है? जब तक मटेरियल इलास्टिसिटी फॉलो करता है, तो यहां तक कर रहा है इलास्टिसिटी फॉलो। सो इसके अराउंड क्या लिखा हुआ है? 300 लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ का। समझ में आया? यस सर। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार स्ट्रेस स्ट्रेन करो का आप रिवीजन करो फिर से। ठीक है, इसके बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट है? नाइन 9.5 में आपको दो अलग अलग मटेरियल के वायर दिए हैं जिन पर लोड हैंग किया हुआ है। ये 6 kg का लोड है, ये 4 kg का लोड है। इसकी लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, इसकी लेंथ गिवन है 1 मीटर। ये स्टील है और ये ब्रास है। ठीक है, दोनों का डायमीटर आपको गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। डायमीटर दोनों का सेम है। हमसे पूछा इलोंगेशन पूछा। अब जैसे हम इन पे वेट हैंग करेंगे तो इस वायर की भी लेंथ बढ़ेगी और इसकी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में लोड फोर्स आ रहा है ना, इसमें 60 न्यूटन है, तो इस वायर में फोर्स कितना आएगा? 60 न्यूटन का। समझ में आया क्या? इसकी वजह यस से सर। कितना फोर्स आएगा? 60 न्यूटन का इस वायर में। और ऊपर वाले वायर में कितने का आएगा? 60 प्लस ये 40 न्यूटन इसका भी ऐड हो जाएगा, तो इसमें कितना फोर्स आएगा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का। समझ में आया? अब हमसे यस दोनों सर। में एलोंगेशन पूछा है, डेल्टा L1 और डेल्टा L2, है ना। तो हमें क्या पता है? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है ना। यस सर। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा L बाई L। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या बन जाएगा? एफ एल अपॉन ए वाई। ठीक है, अब जैसे आपको डेल्टा L1 निकालना है तो इसमें फोर्स कितना है? 100। यहाँ फोर्स की जगह लिखेंगे 100। लेंथ कितनी है? 1.5। लेंथ की जगह लिखेंगे 1.5। एरिया कितना है? एरिया होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। एरिया क्या होता है? डायमीटर गिवन है ना, तो एरिया क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाई 4। डायमीटर सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे। और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये आपको टेबल में देख के लिखना है। समझ में आया क्या? यस सर। तो डेल्टा L1 आ जाएगा। वैसे डेल्टा L2 ब्रास में निकालना है, तो इसमें कितना फोर्स है? 60। यहाँ 60 लिखेंगे। इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, या 1 मीटर लिखेंगे। एरिया इसका भी सेम आएगा यहाँ पर। और यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास भी आपको टेबल में देख के लिखना है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, ठीक है, और शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन तीनों की टेबल आपको बुक में गिवन है। यस। देन इसके बाद कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 9.7। 9.7। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में ये यंग्स मॉड्यूलस गिवन देगा ना, मतलब कौन से भी क्वेश्चन में? हाँ गिवन होगा, आपको वो याद नहीं रखना है।
एनसीईआरटी I में had to. इसके क्वेश्चंस में नहीं गिवन है, क्योंकि आपको टेबल में से देख के लिख सकते हो। समझ में आया? Okay, okay. नेक्स्ट कौन सा था? 9.7। Four identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass। एक बिग स्ट्रक्चर है, ये मान लो बिग स्ट्रक्चर है, इसका मास है 50,000 kg। इसका मास कितना है? 50,000 kg। इसको सपोर्ट करने के लिए 4 कॉलम्स लगाए हुए, आइडेंटिकल कॉलम्स है। समझ में आया? इसको सपोर्ट करने के लिए 4 कॉलम्स लगाए हुए, ठीक है। सो पूरा लोड इन 4 कॉलम्स पर आ रहा होगा। पूरा लोड इसका इन 4 कॉलम्स पर आ रहा होगा। कितना लोड आ रहा होगा? ईच कॉलम पर कितना लोड आ रहा होगा? फोर्स कितना आ रहा होगा ईच कॉलम पर? mg/4 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? टोटल वेट कितना है इसका? mg। तो 4 कॉलम है तो ईच पर कितना आ रहा होगा? mg/4। समझ में आया क्या? अरे यस नो तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. mg/4 लोड आ रहा है इसका, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा आगे? द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द ईच। ये जो सिलेंड्रिकल कॉलम है, होलो सिलेंड्रिकल कॉलम है, अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं आपको तो इस तरह का कॉलम है। होलो है बीच में से। ओनली इसका जो एरिया है वो हमें कंसिडर करना है, ये वाला। बीच में क्या है? ये होलो है। समझ में आया? सो इसकी आउटर रेडियस हमें गिवन है r2 और इनर रेडियस हमें गिवन है r1। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? इसका लोड कितने एरिया पर आ रहा होगा? जितने एरिया पर आ रहा होगा उतने एरिया पर ही स्ट्रेस आएगा। समझ में आया क्या? ये वाला एरिया आया समझ में? तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। समझ में आया? πr2² माइनस πr1², ऐसे निकालेंगे ना इसका एरिया। तो स्ट्रेस आ जाएगा दिस F अपॉन दिस A। ये स्ट्रेस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ईच कॉलम पर। समझ में आया? आगे क्या पूछा हमसे? हाँ, इनर रेडियस 30 और 60 गिवन है, वो वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है इसलिए हमने mg/4 किया है, ठीक है। कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑन ईच कॉलम। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है ना। तो स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस यहाँ से निकल जाएगा, फोर्स की ये वाली वैल्यू और एरिया की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और यंग्स मॉडुलस, ये कौन सा मटेरियल है? उस मटेरियल की हम टेबल में देख के, स्टील का मटेरियल है ये। कॉलम किसका बना हुआ है? स्टील का। तो स्टील की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको पेशेंस के साथ सोल्व करना है। आपको पूरा थ्योरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बस सिंपल। ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। यस सर। इसके बाद नाइन 9.7 के बाद जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर 11th वाला। नाइन 9.11
A 14.5 kg mass fastened to an end of a steel wire of unstressed length 1 meter. मास कितना है? 14.5 kg. Fastened to an end of steel wire of length 1 meter. एक वायर है, उसके एक एंड पर इसको फास्टन किया है. इसकी लेंथ है 1 मीटर. इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1 मीटर. वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल, इसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं. यहां से फिक्स करके वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं इसको. विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल. जब इन एकदम बॉटम पर है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जैसे से ऊपर जाएगा तो कम होगी, स्पीड भी कम होगी, क्योंकि तो 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड है. 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड आएगा. 2 एक रिवोल्यूशन होता है 2 पाई. ठीक है. द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, इसका जो एरिया है वायर का वो भी गिवन है हमें, तभी तो स्ट्रेस निकलेगा. सो वो एरिया गिवन है 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैलकुलेट द एलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द मास इज एट द लोवेस्ट पोजीशन. जब मास यहाँ पर होगा तब इस वायर में कितना एलोंगेशन होगा. अगर ये रेस्ट पर होता तो हम फोर्स कितना लेते इसके अंदर? mg के इक्वल फोर्स या टेंशन इस वायर में कितनी लेते हैं? mg के. बट ये घूम रहा है तो अब कितनी लेंगे? mg प्लस m l ओमेगा स्क्वायर, ये लेंगे ना. Yes, sir. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा ना इस पर, तो टेंशन कितनी आएगी? mg प्लस m l, सब कुछ आपको गिवन है. तो स्ट्रेस आ जाएगा टेंशन अपॉन एरिया. एरिया भी गिवन है, टेंशन निकाल लिया, एरिया निकाल लिया. ठीक है. हमसे क्या पूछा था? एलोंगेशन पूछा है डेल्टा एल. तो डेल्टा एल क्या होता है? एफ एल अपॉन ए वाई, ये होता है ना. यस सर. तो एफ मतलब ये, ठीक है. ए मतलब ये. डायरेक्ट स्ट्रेस मत निकालो, इसे में पुट कर लो. एल आपको गिवन है 1 मीटर और वाई आपको टेबल में से देख के लिखना है. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट किस क्वेश्चन में डाउट है? जल्दी बोलो. नाइन पॉइंट 10. A rigid bar of mass 15 kg supported symmetrically by 3 wires, each 2 meter long. Symmetrically support किया हुआ है 3 wires से. 1 2 3. सिमेट्रिकली सपोर्ट किया हुआ है. ठीक है. इसका मास है 15 kg. इसकी लेंथ है 2 मीटर. Those at each end are of copper. ये कॉपर के हैं और बीच वाला है आयरन का. बीच वाला वायर किसका है? आयरन का. Determine the ratio of their diameters if each is to have the same tension. तीनों में टेंशन क्या आ रही है? सेम आ रही है. ठीक है. सो इनके रेशियो ऑफ डायमीटर पूछा है. अब देखो
तीनों में टेंशन सेम है ना, टी टी टी, सिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ है, इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg, है ना, लेंथ तीनों की सेम है, ठीक है, क्या क्या सेम है, तीनों में फोर्स सेम है, लेंथ तीनों की सेम है, और डेल्टा एल भी तीनों का सेम ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली इसको हैंग किया हुआ है। समझ में आया? सो y क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है ना y, मतलब F अपॉन A अपॉन डेल्टा एल बाई एल, तो क्या बन जाएगा FL अपॉन A डेल्टा एल। तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, F L, F मतलब T, L डेल्टा एल, ये तीनों कांस्टेंट है, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एरिया, मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो आप क्या लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ आयरन का स्क्वायर अपॉन डायमीटर ऑफ कॉपर का स्क्वायर, इनवर्सली है ना, तो दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो इधर स्क्वायर हट जाएगा, तो डायमीटर का रेशियो पूछा है हमसे, तो वही आएगा, वैल्यू टेबल में देख के पुट कर दो। समझ में आया? यस सर। ठीक है, देन 9.13 लिख लिया सबने? हाँ सर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट ए डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 atm, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था। ये वाटर है मान लो, हमने तो प्रेशर निकाला भी था, एच डेप्थ, यहाँ तो डायरेक्ट प्रेशर गिवन है, कितना है, मान लो इस जगह पर पूछा है, यहाँ पर प्रेशर है 80 atm, है ना, एक्सिस प्रेशर कितना है, गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज, यहाँ पर डेंसिटी है वाटर की 1.03 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पर हमसे डेंसिटी पूछी है इस जगह पर, रो डैश, तो हमें क्या पता है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेस प्रेशर अपॉन डीवी बाई वी, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये होता है ना फॉर्मूला। फिर यस हमने सर। पढ़ा था कि माइनस ऑफ डीवी बाई वी इज इक्वल टू डी रो बाई रो होता है ना, पढ़ा था ना, तो फॉर्मूला एक और क्या आया था डेंसिटी की टर्म्स में, डीपी अपॉन डी रो बाई रो, समझ में आया क्या? यस सर। सो ये क्या बन जाएगा, रो डी पी अपॉन डी रो इज इक्वल टू बी, तो डी रो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रो डी पी अपॉन बी, रो क्या है इनिशियल डेंसिटी, डी रो क्या है चेंज इन डेंसिटी, डीपी क्या एक्सेस प्रेशर, और बी क्या बल्क मॉडुलस, तो रो कितना पुट करोगे आप, इनिशियल डेंसिटी ये गिवन है 1.03 इंटू 10⁻³ डीपी कितना है 80 atm है ना, तो इसको 1 atm होता है 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको 1.013 इंटू 10⁻5 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, ये आप टेबल में से देख के लिखोगे, तो डी रो आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो चेंज इन डेंसिटी आ गया, तो फाइनल डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना, ऊपर ज्यादा डेंसिटी या नीचे ज्यादा डेंसिटी है, जितना नीचे जाओगे आप डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पर फाइनल डेंसिटी रो डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो प्लस डी रो, तो रो ये वाली वैल्यू प्लस डी रो यहाँ से मिलेगी, दोनों को ऐड कर दो। समझ में आया? यस सर।
then 15 16 हो गया। नाइन पॉइंट 15 डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब। एक सॉलिड का कॉपर क्यूब है, इसकी एज लेंथ गिवन है 10, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा ना इसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 10 इंटू 10 इंटू 10। व्हेन सब्जेक्टेड टू ए हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ, इस पे अलग से प्रेशर लगा रहे हैं, हाइड्रोलिक मतलब किसी फ्लूइड से, ठीक है, लिक्विड, हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ, ये आपको एक्सेस प्रेशर गिवन है डीपी 7 इंटू 10⁶ पास्कल। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। हमें क्या बताना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमें डीवी बताना है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, डीपी अपॉन डीवी बाई वी, ये होता है ना, ये होता है ना बल्क मॉडुलस। सो क्या बनेगा, वी डीपी बाई डीवी, तो डीवी क्या बनेगा, वी डीपी बाई बी। वी आपको ये पुट करना है, डीपी आपको ये पुट करना है, और बी आपको कॉपर का टेबल में देख के लिखना है। समझ में आया क्या, तो आ जाएगा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन डीवी। आया समझ में? Yes, sir. फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, जो जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डन। Yes, sir. देन 9.16 how much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, कितना प्रेशर हम लगाएं इस पे, डीपी हमसे पूछा है, एक्स्ट्रा प्रेशर, टू चेंज टू कंप्रेस इट बाय, कितने से कंप्रेस करना है 0.1% से। मतलब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है डीवी बाई वी इंटू 100, परसेंटेज चेंज गिवन है ना आपको, क्या गिवन है आपको, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 0.1, ये गिवन है। समझ में आया क्या? सो डीवी बाई वी कितना आ जाएगा 0.1 अपॉन 100, मतलब 0.001। समझ में आया, समझ में आया। सो आपसे पूछा है डीपी, फॉर्मूला क्या होता है बल्क मॉडुलस का, डीपी अपॉन डीवी बाई वी, मतलब वी डीपी बाई डीवी, तो डीपी क्या होगा बी डीवी बाई वी। समझ में आया, बल्क मॉडुलस की वैल्यू पुट करो टेबल से देख के, ठीक है, वाटर की, वाटर है ना, और डीवी बाई वी ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? Sir.
देन 9.17 और 19। नाइन 9.17 में क्या है? ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर गिवन है हमें, ठीक है। एनविल्स मेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ डायमंड विद द शेप एज शोन। ये डायमंड के कौन से? डायमंड बहुत हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। ये डायमंड के कौन से? आर यूज टू इन्वेस्टिगेट बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर वेरी हाई प्रेशर। ये मटेरियल है, इस पे हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं, अगर दोनों तरफ से इसको दबाएं डायमंड के थ्रू, क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड है तो हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। समझ में आया? तो इस पर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं इसकी। एट वेरी हाई प्रेशर, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे इधर से उतना ज्यादा इस पे बहुत प्रेशर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. फ्लैट फेसेस एट द नैरो एंड ऑफ द एनविल हैव नैरो एंड पर जो डायमीटर है वो गिवन है 0.5 mm एंड द वाइड एंड्स आर सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेशनल फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है? 50,000 न्यूटन का। व्हाट इज द प्रेशर एट द टिप ऑफ द एनविल? इसके टिप पर कितना प्रेशर होगा? यहाँ पर कितना टिप होगा इस जगह पर, ठीक है। इसका आपको डायमीटर गिवन है तो एरिया निकाल लो, पाई डी स्क्वायर बाई 4। समझ में आया? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स ये पुट कर दो, एरिया ये पुट कर दो, इसको मीटर में कन्वर्ट करके तो प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है बस, फोर्स अपॉन एरिया। सर एरिया तो दोनों आएगा ना, ऊपर नीचे का? नहीं, एक ही एरिया आएगा ना। ये फोर्स पूरा इस पर लग रहा है ना, पर यूनिट एरिया पर। ये फोर्स इस पर लग रहा है, इक्वल लग रहा है दोनों तरफ से। हो गया? हटा दूं ये पेज? Yes, sir. 9.19। A mild steel of wire of length 1 meter is 1 meter and cross sectional area। इसकी लेंथ गिवन है 1 मीटर और एरिया गिवन है 0.5 into 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। is stressed well within its elastic limit horizontally between the two pillars। दो पिलर्स के बीच में a mass of 100 gram is suspended from the midpoint of the wire। एकदम मिड पॉइंट पर एक मास 100 ग्राम का सस्पेंड किया है, ठीक है। देन आगे क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट। अब देखो इसकी वजह से इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो इसकी लेंथ ये दो पार्ट में, ये अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है तो दोनों पार्ट में टेंशन आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ये नीचे जाएगा Yes, थोड़ा, sir. ये मान लो यहाँ आ गया तो ये रोड ऐसी हो जाएगी। अब समझ में आया?
तो हमें ये डिप्रेशन बताना है, मतलब ये यहाँ से ये कितना नीचे जाएगा, कि कब तक नीचे जाएगा, कितनी लेंथ तक ये नीचे जाएगा, ये बताना है। समझ में आया क्या, क्या बताना है? हाँ तो ट्राई करते हैं, चलो देखो ये 100 ग्राम है ना, इसको मैं फोर्स दिखा देता हूँ। ये मान लो ये फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा होगा, mg के इक्वल है ना। m कितना है, 100 ग्राम, मतलब 0.1 इंटू 9.8, तो कितना लग रहा है, 0.98 न्यूटन। समझ में आया क्या? मान लो इसकी वजह से वायर कितना नीचे आ गया, यहाँ आ गया। समझ में आया क्या? तो इसमें इधर एक फोर्स आ रहा होगा F, और एक इधर एक फोर्स आ रहा होगा F। ठीक है, मान लो एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ अभी, यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम में, इन तीनों फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो F का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, F cos थीटा। दो ऊपर आएंगे कंपोनेंट F sin थीटा, वो इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अब यहाँ जाके रुक गया है। समझ में आया? सो इक्विलिब्रियम में मैं क्या बोलूंगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, 2F sin थीटा। समझ में आया क्या? अब ये देखो, ये थीटा जो है ये बहुत छोटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2F थीटा, ये लिख सकता हूँ ना। तो इसमें जो फोर्स आएगा ये कितना आएगा, F, ये आएगा W/2 थीटा। समझ में आया क्या, कितना आएगा फोर्स, W/2 थीटा। यहाँ तक समझ में? अब ये थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये लेंथ कितनी है, टोटल 1 मीटर है ना, तो ये कितनी है, 0.5 मीटर, और ये लेंथ भी कितनी होगी, 0.5 मीटर। ठीक है, ये वाली लेंथ मान लो L डैश हो गई, ये वाली भी क्या हो जाएगी, L डैश बढ़ के होगी, 0.5 से थोड़ी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? और ये है मान लो X, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, X। तो थीटा को मैं क्या X, थीटा को क्या मैं X अपॉन ये बोल सकता हूँ। देखो इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, X अपॉन 0.5। थीटा बहुत छोटा है, तो इस थीटा टेन थीटा को भी तो हम थीटा बोल सकते हैं, अगर थीटा बहुत छोटा है तो बोल सकते हैं ना। यस सर। तो कितना आ जाएगा थीटा, X अपॉन 0.5। तो थीटा की टर्म्स में, X की टर्म्स में थीटा यहाँ रख देंगे। समझ में आया क्या, है समझ में? अब हाँ हम सर। इस वायर में इलोंगेशन निकाल रहे हैं, अगर हम ये इलोंगेशन निकाल लेंगे तो ये भी आ जाएगा। समझ में आया क्या? सो इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन इन वायर, वो मान लो डेल्टा एल है, वो होगा L डैश माइनस 0.5, ये होगा ना, ये L डैश है और ये 0.5, तो कितना होगा, L डैश माइनस 0.5, ये होगा इलोंगेशन। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अब ये x है, ये 0.5 है, तो L डैश क्या होगा, L डैश होगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5, ये डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। अब कैलकुलेशन है पूरा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एल आ गया आपका, डेल्टा एल आ गया आपका, तो आपका स्ट्रेन आ जाएगा,
स्ट्रेस इससे आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया से। समझ में आया? आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? रिप्लाई समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यस सर यस। समझ रहा है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, पहले मैंने एफवीडी बना के ये फोर्स बैलेंस किया, एफ की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसको अभी मैं ऐसा कैसा रख रहा हूँ, है ना। ये y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करेंगे, उसमें काम आएगा। थीटा की वैल्यू अलग से निकाल ली मैंने, है ना। एलोंगेशन निकाल लिया मैंने, एल डैश माइनस 0.5, ये टोटल 1 है तो ये हाफ कितना होगा 0.5। फिर एल डैश को क्या बोलूंगा मैं इस ट्राइंगल में, एक्स स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसमें से मैं अगर 0.5 कॉमन लू बाहर अंडर रूट में से, तो 0.5 बाहर आएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर की पावर 1/2, ये बचेगा ना। इसमें से मैंने 0.5 बाहर ले लिया, तो समझ में आया क्या? यस सर। माइनस 0.5, ये कैलकुलेशन समझ में आई? अब ये थीटा बहुत छोटा है ना, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है कंपेयर टू 0.5, ये एक्स बहुत छोटा होगा ना, होगा कि नहीं होगा? डिफॉर्मेशन बहुत कम होगा ना इसका। यस सर। तो एक्स बहुत छोटा है 0.5 के कंपेयर में, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। क्या यहाँ लगा सकते हैं हम? क्या लगा सकते हैं हम? तो 0.5 इज इंटू 1 प्लस ये 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, x अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5। समझ में आया? इसको सोल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा डेल्टा एल की वैल्यू। ठीक है, अब ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब y इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L स्ट्रेन, है ना। L कितना है, ये 0.5। मैं सिर्फ इस वायर की बात कर रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन मैंने इसके लिए की है क्योंकि उसके लिए सेम है। समझ में आया? मुझे तो x निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा L की वैल्यू ये x की टर्म्स में मैं यहाँ से लिखूंगा। समझ में आया? यस सर। x आ जाएगा ये वाली इक्वेशन से, f की वैल्यू यहाँ से लिखूंगा, ये वाली वैल्यू। पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट हमें पढ़ना था, देन हम कंडक्शन जहां तक वहां से स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल पॉइंट, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक फॉलो की तो उसमें भी एक बॉक्स में गिवन है, देखा है आप सबने? देखना है, पढ़ने के बाद उसमें पढ़ना। ठीक है, सो इसको समझते हैं हम थोड़ा। देखो, कोई भी मटेरियल हो, उसका हम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर बनाए, कौन सा ग्राफ, प्रेशर वर्सेस प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर ग्राफ, तो इसको फेज डायग्राम बोलते हैं। एक फेज डायग्राम तो हमने तब बनाया था टेम्परेचर वर्सेस टाइम वाला, याद है? इसको भी फेज डायग्राम बोलते हैं। अब ये हर मटेरियल का कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी। कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी। एक एक करके समझते हैं, तीनों लाइन का क्या मीनिंग है, इन तीनों लाइन का क्या मीनिंग है, इस पॉइंट का क्या मीनिंग होगा वो भी समझेंगे। इसके अलावा कोई भी मटेरियल को 3 स्टेट्स होती है। कोई भी मटेरियल की क्या होती है, कितनी स्टेट्स होती है, 3। 3। तो वो तीनों स्टेट प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरी करती है।
टेम्परेचर के साथ तो आपको पता ही है, पता है कि नहीं पता है? जैसे वाटर की बात करें हम, तो वाटर 0 डिग्री से कम में, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर दोनों फेज में हो सकता है, या तो वाटर भी हो सकता है या आइस भी हो सकता है, पता है ना? टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा है तो वो वाटर में रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर या वेपर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो वेपर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है ना? 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर वेपर होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस से कम पर आइस होता है। ये सारी आपको पता है ना? ये सब आपको पता है ना? सबको पता है तो यस सर। बट ये जो टेम्परेचर्स की वैल्यू होती है ये प्रेशर पर डिपेंड करती है। ये सब 1 atm प्रेशर पर है। 1 atm क्या होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। जो हमारे एटमोस्फेयर का प्रेशर है ना, नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रेशर, है ना? सो नॉर्मल प्रेशर पर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो इतना होता है 1 atm या फिर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, पास्कल मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उस पर वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये होता है, सबको पता है नहीं? बट अगर आप प्रेशर को 1 atm से ज्यादा करो या कम करो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आते हैं। किस में चेंज आते हैं? मेल्टिंग पॉइंट वाली। ठीक है, देखो क्लास में रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ा दूंगा। फिर जितना तुम डिटेल में पढ़ना चाहते हो वो तुम्हारे रिप्लाई पे डिपेंड करेगा, क्लास में एक्टिव हो या नहीं हो तुम सब लोग। रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं उतनी ही चीज बताऊंगा, मुझे लगेगा तुम्हें समझ में आ गई। ठीक है, Yes, sir. तो बी एक्टिव इन द क्लास। क्लास में लगना चाहिए कि क्लास हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट को अभी मैं नाम देता हूं ओ, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट को मैं देता हूं बी, इसको मैं देता हूं ए। ठीक है, ओ ए, ओ बी, ओ सी। अब देखो ओ सी कर्व की बात करते हैं, और ये 3 रीजन है, ये 3 रीजन है। इससे इसके बीच में कोई भी मटेरियल जिसका हम ये ग्राफ बनाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, इस रीजन में सॉलिड फॉर्म में है, और इस रीजन में क्या बचा? वेपर या गैसियस फॉर्म में। समझ में आया क्या? फॉर जैसे वाटर की बात करते हैं, ठीक है, इस एक्सिस पर प्रेशर्स गिवन है और इस एक्सिस पे टेम्परेचर गिवन है। अब ये वाला कर्व जो है ओसी कर्व, ये ओसी कर्व जो है ये इवेपोरेशन कर्व है। कौन सा कर्व है? इवेपोरेशन कर्व। इवेपोरेशन कर्व है। इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो वाटर कितने डिग्री पर बॉईल होता है? 100 डिग्री पर, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। समझ में आया? अगर प्रेशर, मान लो इस जगह पर प्रेशर 1 atm है, तो इसके करेस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर आता है वो आता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर वो कितना आएगा सेल्सियस में? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? यस सर। तो इस पॉइंट, ये इवेपोरेशन कर्व है। ये कर्व क्या है? इस कर्व पर जितने भी पॉइंट है ना, उन सभी पॉइंट पे वाटर बॉईल हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? बॉईल होके इवेपोरेट हो रहा है। समझ में आया क्या? ये बॉइलिंग पॉइंट है या इवेपोरेशन पॉइंट है। आया समझ में? इस कर्व पे जितने भी पॉइंट है उन सब पे, अब देखो हर पॉइंट पर टेम्परेचर अलग अलग आ रहा है।
हर पॉइंट पे टेम्परेचर, क्योंकि हर पॉइंट पे प्रेशर भी अलग अलग है। समझ में आया? तो अगर मान लो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसके करस्पॉन्डिंगली वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, अगर 1 atm प्रेशर है तो। ये वो पॉइंट है, दोनों को मिलाएंगे तो सब। ये पॉइंट किस पर आ रहा है? इवोपरेशन कर्व पर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इवोपरेशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको? इवेपोरेशन कर्व। सो मान लो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है? इट इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो मुझे बताओ ये टेम्परेचर इस पॉइंट पर हर जगह बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, क्या ये फंक्शन ऑफ प्रेशर है? क्या ये फंक्शन ऑफ प्रेशर यस है? सर। इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, है ना? सबसे पहले तो ये रीजन को समझते हैं, इधर लिक्विड है और इधर वेपर है। इसका क्या मतलब है? जैसे इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, प्रेशर में फिक्स रख रहा हूँ, 1 atm प्रेशर फिक्स रख रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस है इस पर, उससे मैं कम करता हूँ, मतलब इधर जाता हूँ थोड़ा कम, तो जैसे मैं इधर जाऊंगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अभी यहाँ पर बॉईल हो रहा है ना, जैसे मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो ये जो फेज है वाटर की वो बॉईल हो रही थी, जैसे इधर जाऊंगा तो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर 100 से ज्यादा करता हूँ, मतलब इसलिए इधर लिक्विड रीजन लिखा हुआ है। समझ में आया क्या? यस सर। और अगर मैं टेम्परेचर इससे ज्यादा करता हूँ तो इधर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से ज्यादा तो वेपर का होता है, वाटर का तो होता नहीं। एट 1 atm होता है कि नहीं होता? एट 1 atm, यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये 1 atm। एट 1 atm वाटर 100 पर बॉईल होता है। अगर मैं प्रेशर 1 atm से ज्यादा कर दूं, 1 atm से ज्यादा कर दूं, तो अब देखो इसको अगर आप नीचे लेके जाते हो तो ये 100 से ज्यादा पर, ये बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ का, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? इट Yes, डिपेंड्स sir. अपॉन प्रेशर। अगर प्रेशर 1 atm से ज्यादा है तो ये बॉइल 100 से ज्यादा पर होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कोई भी मटेरियल उसका। समझ में आया? हम Yes, sir. प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, जनरली राइस वगैरह बॉईल करते हैं, लेंटिल्स को बॉईल करते हैं, तो प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं ना, इसके अंदर खाना बनाते हैं हम, है ना? क्यों बनाते हैं? इसको प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं? इसके ऊपर एक लिड रहती है ना? लिड रहती है ना, जो ज्यादा प्रेशर होते ही लिफ्ट हो जाती है Yes, ऊपर की तरफ और गैस बाहर निकल जाती है, थोड़ी प्रेशर फिर डाउन हो जाता है, फिर नीचे गिर जाती है। तो ये क्या पैक रहता है पूरा, तो जब आप इसको हीट करते हो तो अंदर प्रेशर बढ़ता है। ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, अगर ये क्लोज्ड है पूरा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा अंदर? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। क्योंकि आप हीट एनर्जी दे रहे हो तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करेंगे, तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने से खाने पर क्या असर पड़ेगा? तो होता क्या है, हम राइस को बॉईल करते हैं तो अगर ओपन में बॉईल करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल हो जाएगा। कितने पे बॉईल हो जाएगा राइस? वाटर के 100 डिग्री। वाटर का टेम्परेचर आप 100 से ज्यादा बढ़ा नहीं पाओगे, राइस को बॉईल करते हो उसमें वाटर मिलाते हो आप, है ना? Yes, sir. तो 100 डिग्री से ज्यादा आप ओपन में तो बढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि 100 आते ही वो बॉईल हो जाएगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या 100 से ज्यादा ओपन में? No, sir. No, sir. बट क्लोज्ड जो कुकर होता है उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाटर 100 की जगह थोड़ा ज्यादा डिग्री पे बॉईल होता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो वाटर को Yes, आप 100 से ज्यादा लेके जा सकते हो, वाटर की स्टेट में ही, वाटर की स्टेट में ही, लिक्विड स्टेट में आप वाटर को 100 से ज्यादा लेके जा सकते हो प्रेशर कुकर के अंदर। समझ में आया बात? यस सर। सो मतलब ज्यादा Yes, sir. उसमें वाटर ज्यादा गर्म हो जाता है लिक्विड स्टेट में ही, तो राइस जल्दी बॉईल हो जाएगा ना, राइस जल्दी कुक हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो ये पॉइंट सबको याद ही है वैसे भी, प्रेशर कुकर का एग्जांपल याद रखना और ये ग्राफ भी याद रखोगे। तो प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, ये कर्व पर जितने भी पॉइंट है सारे बॉइलिंग पॉइंट्स। समझ में आया क्या? यस सर। सो प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है,
एंड वाइस वर्सा। प्रेशर डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। जैसे हम नीचे प्रेशर को कम करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा प्रेशर भी होता है जिस पर वाटर नियरली 0 डिग्री पे ही बॉईल हो जाता है। नियरली कितने पे? 0 डिग्री पे। सोचो आप, इतने कम प्रेशर पर नियरली प्रेशर भी 0 होता है उस टाइम। मैं बताऊंगा आपको वाटर का ये इस अभी ट्रिपल पॉइंट पर हम आते हैं बाद में। ये कर्व समझ में आया सबको? ओसी Yes, sir. Yes, sir. ये वाला कर्व ओ ए, इसके इस तरफ लिक्विड है और इस तरफ सॉलिड है, तो बताओ ये कौन सा कर्व होगा? ओ ए। Melting point. Melting. हाँ, ये फ्यूजन कर्व बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? ए ओ या ओ ए को बोलते हैं फ्यूजन कर्व। ठीक है। इस पर अगर मैं किसी भी प्रेशर के करस्पॉन्डिंग बात करूं तो ये पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? इस कर्व पे जितने भी सारे पॉइंट्स है वो सारे क्या हैं? इस कर्व पर जितने भी सारे पॉइंट है वो सारे क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वाटर की बात करें, आइस की, तो आइस 0 डिग्री टेम्परेचर पर बॉईल होता है, सॉरी मेल्ट होता है एट 1 atm। ये 1 atm यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये वाले पॉइंट की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। समझ में आया क्या? सो आइस 1 atm पर कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये 1 atm की बात कर रहा हूँ। ये वाला बॉइलिंग पॉइंट था, ये वाला क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? इस पर जितने भी पॉइंट्स है सारे फ्यूजन पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आया क्या? अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर ये इधर 0 डिग्री है, 0 से ज्यादा कर दूंगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से कम कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा सॉलिड मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, इस sir. Yes, sir. इस जगह पर इसकी 2 फेज एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड वाली भी हो सकती है, लिक्विड वाली भी हो सकती है, या आधा सॉलिड आधा लिक्विड भी हो सकता है। समझ में आया क्या? इस कर्व के हर पॉइंट पर या इस कर्व के हर पॉइंट पर कोई भी मटेरियल 2 फेज में हो सकता है। इसमें या तो लिक्विड या वेपर में हो सकता है, इसमें या तो सॉलिड या लिक्विड में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, ये प्रेशर इस वाले प्रेशर हायर प्रेशर पर देखूं तो ये सारे पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा जिस पर आइस मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, देखो 0 से कम हो गया ना। समझ में आया? Yes, sir. सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि एनी पॉइंट ऑन फ्यूजन कर्व, या उसमें हमने लिखा नहीं, इसमें लिख लेते हैं फ्यूजन कर्व। इस ये कौन सा कर्व था? इवेपोरेशन कर्व। ठीक है। एनी पॉइंट ऑन फ्यूजन कर्व इंडिकेट्स conditions required for melting। समझ में आया? Yes, sir. अब इस ग्राफ को देखो आप, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो as pressure increases, बताओ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। as pressure decreases temperature of melting point increases। समझ में आया? Yes, sir. अब ये Yes, बीओ sir. कर्व जो है, बीओ कर्व, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कर्व। देखो इधर इस पे किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखो, इस पॉइंट पर देखो तो इधर सॉलिड है और इधर वेपर है। मतलब इस पॉइंट पर ये सॉलिड और वेपर 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दो तो सॉलिड से वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, और कम कर दो तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी सॉलिड अगर किसी कंडीशन पर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में जाए बिना। समझ में आया क्या? इधर तो टेम्परेचर sir. बढ़ा रहे थे तो लिक्विड में जा रहा था, इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर में जा रहा है। समझ में आया क्या?
सो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। इस कर्व पर जितने भी पॉइंट है सारे कौन से पॉइंट है? सब्लिमेशन पॉइंट है। समझ में आया क्या? Yes, sir. सॉलिड से डायरेक्टली सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर। Vapor. तो एट appropriate conditions of pressure and temperature, solid substance can be converted directly into gaseous form. This process is called sublimation. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये है सब्लिमेशन कर्व। तो हमें जनरली क्या याद रखना है? टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उल्टा है। समझ में आया? अब ये पॉइंट की बात करते हैं, ओ। इस पॉइंट पर देखो, अगर आप यहाँ पर हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप वेपर जोन में जाते हो। किस में जाते हो? Vapor. टेम्परेचर कम करते हो बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर कम करते हो तो आप सॉलिड में जाते हो। जाते हो कि नहीं जाते हो? Yes, sir. प्रेशर बढ़ाते हो तो आप लिक्विड में जाते हो, प्रेशर कम करते हो तो वेपर में जाते हो। मतलब यहाँ पर तीनों फेज एग्जिस्ट कर रही है इस जगह पर एक साथ। समझ में आया क्या? इस जगह पर मटेरियल की तीनों फेज, एक ऐसा कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर की जहां पर मटेरियल की तीनों कंडीशन, सॉलिड स्टेट, तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड वेपर एग्जिस्ट करती है, को एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। समझ में आया क्या? Yes, sir. सो व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? पहले लिख लो। है यहाँ पर देखो, ये तीनों कंडीशन में, तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है ओ पॉइंट पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर में आ जाएगा, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। टेम्परेचर कम कर दोगे सॉलिड में आ जाएगा, प्रेशर बढ़ा दोगे लिक्विड में आ जाएगा, प्रेशर कम कर दोगे एट सेम टेम्परेचर वेपर में आ जाएगा। तो तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है ओ पॉइंट पर। समझ में आया? जैसे इस कर्व पर ये लिक्विड और वेपर में कर रहा था, इस कर्व पर ये सॉलिड और लिक्विड में कर रहा था, इस कर्व पर सॉलिड और वेपर में कर रहा था, इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर ये तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? Triple point. The condition of pressure and temperature at which a given material can exist in all three forms is called as triple point for that substance. Triple point for that substance. ठीक है? For water जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है एट टेम्परेचर 273.16 केल्विन। ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 273.15 केल्विन होता है, याद है ना? Yes, sir.
सो ये नियरली उसी के इक्वल आ रहा है, नियरली फ्रीजिंग टेम्परेचर ही पर ही होता है इसका, है ना। सो डिग्री सेल्सियस में होगा 0.01 डिग्री सेल्सियस पर। सोचो इतने कम डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल भी हो जाएगा। अगर आप इधर जाओगे तो इतने से डिग्री 0.01 डिग्री पे वेपर में भी बन जाएगा, समझ में आया। इधर जाओगे सॉलिड बन जाएगा, इधर जाओगे लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका। और जो जिस करेस्पॉन्डिंग प्रेशर पर ये होता है वो बहुत कम होता है, वो होता है 0.006 atm। इट इज नियरली जीरो वैक्यूम में, समझ लो। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिख लो। तो लास्ट क्लास में हमने हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर दिया था, है ना। सर एक तीनों मिनट सर। क्या बोल रहे हो? सर वो पिछला पेज। हाँ सर हो गया। ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तीनों में हमने बेसिक डिफरेंस देखा था। सॉलिड में कंडक्शन होता है, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन होता है। इसमें मास का ट्रांसफर होता है एनर्जी के साथ, मटेरियल का भी, मीडियम के पार्टिकल का भी ट्रांसफर होता है ना। ठीक है। ये फ्री कन्वेक्शन है, ये फोर्स कन्वेक्शन है। कंडक्शन में ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मटेरियल का नहीं होता है ना। और रेडिएशन में तो मटेरियल की जरूरत ही नहीं है, वैक्यूम में भी ये हो जाता है। ध्यान है, तीनों देखे थे हमने, है ना। यस सर। फिर कंडक्शन में हमने स्टार्ट कर दिया था। थर्मल करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड थर्मल करंट। एवरेज करंट होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, है ना। ये 2 टाइप का होता है, स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट। ध्यान है सबको? दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चंस भी किए थे। एक क्वेश्चन क्या था, है ना। स्टेडी स्टेट और वेरिएबल स्टेट में डिफरेंस समझ में आ गया था ना। आगे बढ़े या फिर रिवीजन कराऊं एक बार? सर आगे बढ़े। 2 मिनट का रिवीजन करा दो। हाँ देखो, वेरिएबल स्टेट में क्या होता है, जैसे मान लो ये एक एग्जांपल हमने समझा था। इस तरफ हमने 200 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया हुआ है, इधर 50 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया हुआ है। अब एक रोड को मैं उठा के इसके बीच में लाके मैंने फिट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये रोड का ये वाला एंड 200 पर आएगा, थोड़ी देर बाद ये वाला एंड 50 पर आएगा, है ना। और हीट इधर से इधर फ्लो होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो इधर वाले एंड को 200 डिग्री पे आना है, तो ये भी, ये जो हीट इसके पास से जा रही है उसमें से कुछ एब्जॉर्ब करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? हाँ सर। कब तक करेगी? जब तक इसका टेम्परेचर 200 नहीं हो जाता है यहाँ पर, है ना। ये वाला पॉइंट भी, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, इसके पार्टिकल भी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे जो यहाँ से पास हो रही है। कब तक करेगी? जब तक 50 नहीं हो जाता, क्योंकि एक बार 50 हो गया तो उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसका एक बार 200 हो गया, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। उसके बाद ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो स्टेडी स्टेट आ जाती है उसके बाद। समझ में आया क्या? कौन सी स्टेट आ जाती है? सो वेरिएबल स्टेट में तो ईच क्रॉस सेक्शन के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं और रिमेनिंग हीट को आगे बढ़ा देते हैं। समझ में आया क्या? और इसमें क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर ये T1 T2 टाइम के साथ इंक्रीज होता है। समझ में आया? ये मैंने जो लिखा हुआ है डिक्रीजिंग, ये स्टेडी स्टेट का लिखा हुआ है। वेरिएबल स्टेट में क्या होता है, ये 20 से इसका 200 हुआ, इसका 20 से 50 हुआ, बीच में कहीं 100 होगा, यहाँ कहीं 150 होगा, यहाँ कहीं 125 होगा, बट स्टार्टिंग में तो सबका 20 था ना। समझ में आया? यस सर। सो टाइम के साथ इंक्रीज हुआ सबका, ठीक है। एक बार इनकी टेम्परेचर प्रोफाइल फिक्स हो जाती है, टेम्परेचर प्रोफाइल मतलब ये 200 पे आ जाएगा, ये 50 पे आ जाएगा, एग्जैक्ट बीच वाला 125 पे आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। उसके पहले तक इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जितनी हीट आ रही है डायरेक्टली ये पास कर देंगे आगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इसके बाद ये T1 कांस्टेंट हो जाएगा, T2 कांस्टेंट हो जाएगा, इधर TH और TL ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आया? नो क्रॉस सेक्शन विल एब्जॉर्ब हीट। कोई क्रॉस सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हीट पासिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन इज सेम। इसमें स्टेडी स्टेट में हर क्रॉस सेक्शन से हीट क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया क्या? ये स्टेडी स्टेट
कंडक्शन होता है। आया समझ में? फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, फिर मैंने आपको इसके फैक्टर्स बताए थे, ये फॉर्मूला आया था हीट करंट का, थर्मल करंट का, याद है? यस सर। KA डेल्टा T बाई L, है ना? हाँ और अगर रॉड का शेप वेरी हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें आपसे एनर्जी ट्रांसफर पूछा था 5 सेकंड, है ना? तो आपने हीट करंट निकाला, हीट करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी आ गया। समझ में आया? यस सर। और 6 मीटर पर टेम्परेचर पूछा था, तो वो आया था 40। समझ में आया? हाँ अच्छा, अब मान लो आपको इस सर क्वेश्चन में अनस्टेडी स्टेट वो था ना जिसमें मतलब पूरे रॉड में इक्वल टेम्परेचर आ जाता है। स्टार्टिंग में अनस्टेडी स्टेट होती है, जरूरी नहीं इक्वल हो, बाद में तो ये मान लो ये 20 था तो 20 से ये मान लो 80 पे आ गया। समझ में आया? यस सर। ये वाला ये सब 80 पे थोड़ा ना आएंगे एक साथ, सबका डिस्ट्रीब्यूट होगा ना धीरे धीरे, हाँ तो उसमें इक्वल नहीं होता है। इक्वल तो स्टार्टिंग में था जब वो रूम टेम्परेचर पे थी, ठीक है? ओके। उसमें क्या बताया मैंने आपको, टेम्परेचर उनका बढ़ता है टाइम के साथ, ये नहीं बोला कि इक्वल रहता है टाइम के साथ। समझ में आया? ओके सर समझा। फाइनली ये जो एग्जांपल हमने देखा था, ये 20 पे, ये 200 पे आया, ये 50 पे आया, तो आप कैसे बोल सकते हो इसके पहले दोनों 50 पे थे या दोनों 200 पे थे? नहीं, स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर पर थी, रोड तब इक्वल था, उसके बाद तो अनइक्वल हो गया ना। समझ में हाँ आया क्या? हाँ, यस सर समझा। इधर ज्यादा ही टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और इधर कम बढ़ रहा होगा, इधर तो 20 से 50 पे जाएगा और इधर ये 200 तक जाएगा। ईच क्रॉस सेक्शन का अलग अलग रहेगा किसी भी टाइम पे टेम्परेचर। समझ में आया? ओनली क्या याद रखना, वेरिएबल स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, बढ़ता रहता है जब तक स्टेडी स्टेट ना आ जाए। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ना चेंज बंद हो जाता है, क्योंकि हीट का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता है, पूरी की पूरी हीट आगे बढ़ती जाती है। आया समझ में? यस सर आया। ठीक है। जैसे मान लो ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, मान लो बाहर का टेम्परेचर, मान लो आप अपने नॉर्थ इंडिया में ऊपर चले गए, बाहर का टेम्परेचर मान लो -20 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस। 20। ठीक है, ये रूम की वॉल्स है, ये हम टॉप से देख रहे हैं इसको, है ना? अंदर हमने हीटर लगाया हुआ है, इसलिए अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। ये रूम है ना, ये रूम की वॉल्स है। अब ये रूम की जो अंदर वाली वॉल है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर होगी, होगी कि नहीं होगी? Yes. ठीक है। और बाहर वाली वॉल -20 पर होगी कि नहीं होगी? होगी सर। बाहर का टेम्परेचर -20, अंदर का 20, तो क्या होगा, इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस है ना? तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी, इस वॉल के थ्रू, ऐसे अंदर से बाहर। ऐसे फ्लो होगी ना बाहर। समझ में आया क्या? ये जो यस सर। हीटर जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है वो हीट वॉल के थ्रू बाहर जाएगी। अब ये जो कंडक्शन हो रहा है, स्टेडी स्टेट कंडक्शन ही हो रहा है। समझ में आया क्या? ये कौन सा कंडक्शन हो रहा है? अगर Steady state इसको से। हम जूम करके देखें तो ये जो वॉल है, ठीक है, इसमें से ये हीट बाहर निकल रही, तो इसके टेम्परेचर फिक्स हो जाएंगे। इधर 20 डिग्री सेल्सियस इस वॉल का, इधर है -20 डिग्री सेल्सियस, है ना? मान लो फिक्स है, अदरवाइज टेम्परेचर भी चेंज होता है एटमोस्फेयर का, बट ये फिक्स है ना? तो अगर ये दोनों फिक्स हैं तो इसमें कौन सा कंडक्शन हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद, शुरुआत में मान लो ये टेम्परेचर यहाँ आने से पहले ये वेरी कर रहा था, अब यहाँ आके फिक्स हो गया, ये टेम्परेचर यहाँ आके क्या हो गया, फिक्स हो गया रात को। ठीक है। अब ये वॉल के अंदर पहले वेरिएबल स्टेट होगा, फिर धीरे धीरे ये सारी, ये वाली वॉल 20 पर आ जाएगी, ये वाली -20 पर आ जाएगी, उसके और ये बीच में हर जगह टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। तो जो भी हीट यहाँ से जाएगी वो डायरेक्ट रूम के बाहर निकलेगी, वॉल एब्जॉर्ब नहीं करेगी उसके बाद। समझ में आया क्या? यस सर। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडक्शन। आया समझ में? क्योंकि इसको हाँ। जरूरत ही नहीं अब एब्जॉर्ब करने की, इधर 20 पर आ चुकी है, इधर -20 पर आ चुकी है,
समझ में आया? यस सर, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे बढ़े। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या? ये वाला फॉर्मूला क्लियर है या वापस से बताऊं? क्लियर Yes, है sir. सर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था सबको? आगे बढ़े। अब देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा आपको कुछ भी नहीं गिवन है, कंडक्टिविटी वगैरह कुछ भी नहीं गिवन है आपको। आपको तो क्या गिवन है कि इधर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आपको लेंथ भी नहीं गिवन है, लेंथ मान लो L गिवन है। समझ में आया? ये लेंथ L गिवन है। आपसे पूछा x यहाँ पर 0 और यहाँ पर x इक्वल टू L है, तो x एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम दिस एंड टेम्परेचर बताओ। तो पिछले क्वेश्चन में तो हमने क्या हीट करंट निकाल लिया था और ऐसे सोल्व किया था, है ना? बट हीट करंट निकाले बिना भी हम सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या पता है? ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट, ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट में है ना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x, है ना। और स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है। कौन सा कंडक्शन हो रहा है? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट। कुछ भी नहीं गिवन है, मैं ना इसकी कंडक्टिविटी गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, बस हमें आसपास के टेम्परेचर गिवन है ना। सो ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडक्शन हीट करंट, हीट करंट क्या होता है? dq by dt होता है ना। यस सर। इज सेम थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन। रहता है कि नहीं रहता? रहता है सर। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इसमें भी इतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा, हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? मान लो यहाँ का टेम्परेचर 100 और यहाँ का है T, इस जगह का कितना है? इस जगह का टेम्परेचर T, ठीक है। तो जितना मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जितना इस रोड में करंट फ्लो होगा उतना ही इस रोड में करंट फ्लो होगा ना। करंट सेम है क्योंकि। समझ में आया क्या? यस सर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? के ए डेल्टा टी बाई एल, ये था ना हीट करंट का फॉर्मूला। याद होगा कि नहीं याद हुआ फॉर्मूला? यस सर। तो पहले इस रोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस रोड में जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों इक्वल ही तो है, तो फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। समझ में आया क्या? ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? X. x, ठीक है। चलो पूरे रोड की लेंथ कितनी है? l। तो पूरे रोड में L. कितना करंट फ्लो हो रहा होगा पूरे रोड में? के K, डेल्टा टी मान लो बाय के एल। ए डेल्टा टी कितना है? 100 माइनस 0 बाई एल। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। और इस रोड में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? या इस रोड में मान लो के ए 100 माइनस टी, 100 माइनस। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। के ए इस रोड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? इतनी रोड अगर मैं लूं तो, जैसे पहले मैंने पूरी रोड ली थी जिसकी पूरी लेंथ मैंने पुट की थी, तो इस पूरी रोड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? 100 और इधर 0, तो 100 माइनस 0 लिखा मैंने। समझ में आया क्या? यस सर। तो जो करंट इस पूरी रोड में फ्लो हो रहा है, अगर इतनी रोड भी मैं लूं तो उसमें भी तो उतना ही फ्लो हो रहा है। समझ में आया? हाँ सर। करंट तो क्या होता है? dq by dt होता है ना, जूल पर सेकंड। मतलब इस रोड में मान लो करंट फ्लो हो रहा है 10 जूल पर सेकंड, तो वो तो हर जगह 10 जूल पर सेकंड ही हो रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, तो अगर आप इतनी रोड लेके निकालोगे तो भी आंसर 10 जूल पर सेकंड ही आएगा, या फिर आप पूरी रोड लेकर निकालो तो भी आंसर 10 जूल पर सेकंड ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया क्या? यस सर। तो इस रोड के अक्रॉस अगर मैं निकालूंगा, इसलिए इक्वल लगाया, आंसर तो 10 जूल पर सेकंड ही आने वाला है, मतलब इतना ही आने वाला है, इसलिए इक्वल लगाया मैंने।
तो क्या लिखूंगा मैं, के ए 100 माइनस इसका टेम्परेचर 100 से तो कम ही होगा ना यहाँ पर, और 0 से ज्यादा होगा, तो 100 माइनस टी अपॉन ये लेंथ कितनी है, एक्स। x समझ में आया? तो के से के ए कैंसिल, ठीक है। तो x को उधर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, है ना, तो 100x/l इज इक्वल टू 100 माइनस टी, ठीक है। yes sir तो टी x के हिसाब से क्या आएगा, 100 माइनस 100 100x बाई एल, ये आया, ये आंसर आ गया। समझ में आया क्या? yes sir अब अगर मैं आपसे इसका ग्राफ बनाने को बोलूं, ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो कैसा बनेगा, एक्स टेम्परेचर वर्सेस एक्स ग्राफ कैसा बनेगा, एल तो कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है 0 से लेके एल तक, तो कैसा बनेगा बताओ ना। स्ट्रेट लाइन बनेगा ना यार, कब आंसर देने लगोगे? हाँ ये सर क्या है, Yes, sir. सी इंटरसेप्ट, ये क्या है, स्लोप, और ये एक्स। समझ में आया क्या? yes sir सो नेगेटिव स्लोप है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, कैसा ग्राफ बनेगा, टेम्परेचर वर्सेस एक्स, डाउनवर्ड स्ट्रेट एक्स इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर कितना था यहाँ पर 100, और एक्स इक्वल 100 टू एल पर Downward यहाँ straight कितना हो गया 0, तो यहाँ से ऐसे बनेगा। समझ में आया क्या? yes Yes, sir. स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जाके कितना हो गया 0। समझ में आया? yes sir सो ये स्ट्रेट लाइन कब आएगा ये याद रखना है आपको, एक तो स्टेडी स्टेट होनी चाहिए, कैसे स्टेट होनी चाहिए, स्टेडी, और ये हमने एरिया दोनों जगह ए ए सेम सेम है ना, क्योंकि इसका एरिया हर जगह। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसका। क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, uniform समझ में आया? अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आगे देखेंगे। आया समझ में यहाँ तक? yes sir तो मान लो आपसे पूछा जाता कि L/2 पर बताओ, तो यहाँ x की जगह L/2 लिख देते, ये फॉर्मूला नहीं रटना है। समझ में आया क्या? हाँ सर Yes, sir. यहाँ L/2 रख देते, L से L कैंसिल होकर आंसर आ जाता। समझ में आया? 50 डिग्री आ जाता L/2 पर। आता कि नहीं आता? हाँ सर आता है Yes, sir. अगर मान लो एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो एरिया कुछ इस तरह से है, ठीक है, और इसमें स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो रहा है। कौन सा कंडक्शन हो रहा है, आवाज आ रही है ना? Steady state. मान लो मैं 3 क्रॉस सेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3, तीनों क्रॉस सेक्शन से करंट जो बन रहा है, हीट करंट, वो तो सेम ही पास होगा Yes, sir. ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट।
मान लो ये 1, ये 2, ये 3। dq बाई dt, हीट करंट को क्या बोलते हैं हम? dq बाई dt एट 1 इज इक्वल टू होगा dq बाई dt एट 2 इज इक्वल टू होगा dq बाई dt एट 3। होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? अब dq बाई dt का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करता है, के ए dt बाई dx। dt by dx। हाँ, वो dt नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने नेगेटिव लगाया था। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम होता है ना, तो dt क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं होता? होता है। समझ में आया? बट मैं मोड लिख रहा हूँ यहाँ पे इसका, ठीक है। सो मान लो यहाँ पर एरिया है A1, यहाँ पर एरिया है A2, यहाँ पर एरिया है A3। समझ में आया क्या? A1 ये वाला एरिया है, A2 ये वाला एरिया है, A3 ये वाला एरिया है। समझ में आया? यस सर। सो यहाँ पर जो करंट होगा ये वाला I1, इसको मैं I1 बोल देता हूँ, इसको मैं I2 बोल देता हूँ, I3, तीनों सेम ही है। वो तो नाम मैंने अलग अलग दे दिया कि ताकि 1 2 3 तीनों है तो सेम। समझ में आया क्या? यस सर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होने से क्या होगा वो देखते हैं। मटेरियल सेम ही है, के सेम है, के सेम है, एरिया अलग अलग है। समझ में आया? ये सेम है, करंट सेम है, देखो ये सेम है, ये सेम है, एरिया अलग है तो ये भी अलग, ये अलग होगा फिर dt बाई डी एक्स। पिछले वाले में इसका स्लोप क्या था? इस ग्राफ का स्लोप dt बाई डी एक्स है ना, स्लोप हाँ सर। वो आएगा dt बाई डी एक्स। वो कांस्टेंट आया था, आया था कि नहीं आया था? ये स्लोप हाँ कितना सर। आया था इसका dt बाई डी एक्स? -100 बाई एल। आया था कि नहीं आया था? नेगेटिव आया था ना कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? -100 बाई एल आएगा ना इसका स्लोप। इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है ना, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 1 पर क्या लिखूंगा मैं? के A1 dt बाई डी एक्स एट 1। 2 पर क्या लिखूंगा? ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? dt बाई डी एक्स एट 2 के A3 dt बाई डी एक्स एट 3। तो मुझे पता है A1 सबसे छोटा है, A2 उससे बड़ा है, A3 सबसे बड़ा है। तो ये बड़ा है तो इसका ये सबसे छोटा होगा ना। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो 3 पर जो स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप हर जगह चेंज होगा। इस ग्राफ का स्लोप, इसका ग्राफ बनाएंगे तो हर जगह क्या होगा? चेंज होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये सबसे कम होगा, 2 पर स्लोप उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा स्लोप होगा फर्स्ट पर, जहां पर एरिया सबसे कम है। समझ में आया क्या? यस सर। सो फॉर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ में आया? तो आपको रटना नहीं है कि स्लोप कम होता है, जैसे क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो स्लोप कम हो रहा है। समझ में आया? एरिया कम होता तो स्लोप बढ़ जाता। यस सर। आया समझ में? और ये सब स्लोप नेगेटिव में आएंगे क्योंकि टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है ना आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है यहाँ पे। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये 2 चेम्बर है, दोनों के बीच में मैंने एक रोड लगाई हुई है। अगेन 10 मीटर ले लेते हैं इसकी लेंथ। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, के ले लेते हैं 10 वॉट, या ज्यादा ले लेते हैं के, 50 वॉट पर मीटर केल्विन। इधर जो टेम्परेचर है वो फिक्स किया हुआ मैंने 100 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स्ड है ना। इधर मैंने आइस ली हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्या ली हुई है? आइस। और ये बहुत सारी आइस है, मतलब कोई कमी नहीं है। समझ में आया? अनलिमिटेड। ठीक है। तो इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स ही रहने वाला है। क्यों?
क्योंकि आइस इतनी सारी है कि पूरा मेल्ट होने के बाद जब पूरी वाटर बनेगी तब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, समझ में आया? हाँ तो जीरो Yes, पर ही sir. रहेगा टेम्परेचर। होगा क्या, बस आइस से वाटर बनता जाएगा जीरो में, जब तक पूरा वाटर नहीं बनता तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, समझ में आया? हमसे पूछा फाइंड हाउ मच आइस विल मेल्ट इन 1 hour। 1 hour में कितनी आइस मेल्ट होगी? देखो इधर से मान लो अगर एक टोटल हीट आई 1 hour में 80 कैलोरी, तो 1 ग्राम आइस मेल्ट होगी। मान लो 160 आई तो 2 ग्राम होगी। ऐसे निकालते हैं ना? हाँ, हाँ सर। Q इज इक्वल टू क्या होता है फेस चेंज में ml। तो अगर आपको Q पता लग जाए तो m/l कर दोगे तो मास आ जाएगा ना, समझ में आया क्या? यस हाँ, सर। Yes, sir. तो वो Q ही तो निकालना है हमें हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है KA डेल्टा T/L, और ये क्या होता है Q/T होता है कि नहीं होता है? I हाँ इज इक्वल टू सर। क्या होता है एवरेज करंट Q/T। टाइम भी गिवन है आपको, है ना, समझ में आया? तो यस K कितना है 50, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, डेल्टा T कितना है 100 अपॉन L कितना है 10, समझ में आया? यस सर। इज इक्वल टू Q/T। टाइम कितना लेना है हमें 60 मिनट सॉरी 60 इंटू 60, समझ में आया? तो इससे Q आ जाएगा और Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो Q/L। L को आप क्या लोगे 80 इंटू 4 पॉइंट, समझ में आया? यस सर। क्योंकि ये Q किस में निकाल रहे हो आप जूल में, तो वो भी जूल में पुट करोगे। आया सोच में? यस सर। लिख लो।